चैप्टर 28। अब आगे। बाहर पार्किंग एरिया। सारांश अपनी बाइक के पास पहुंच चुका था। अंशी ने पीछे से आवाज लगाई, सारांश। वो मुड़ा। एक झलक उसके चेहरे पर आई, वही ठंडा, नियंत्रित भाव। कैसे हो तुम? ठीक हूँ, उसने छोटे और सधे लहजे में जवाब दिया। हेलमेट पहना और इंजन स्टार्ट कर दिया। अंशी उसे जाते हुए देखती रही, सिर्फ कुछ सेकंड के लिए, मगर उन सेकंडों में कई सवाल थे। धीरे से बोली, बड़ा अजीब है। फिर अपनी कार का दरवाजा खोला और अंदर बैठ गई। गाड़ी स्टार्ट होते ही शीशे में उसका चेहरा दिखा। दूसरी ओर अनवर आज कई दिनों बाद कॉलेज आया था। धूप हल्की थी, लेकिन हवा में वो पुरानी सी गंध घुली थी जो उसे कॉलेज के दिनों की याद दिलाती थी, फाइलों, नोट्स और कॉफी की। उसका चलने का अंदाज अब भी वही था, धीमा मगर आत्मविश्वास से भरा। जैसे उसे किसी चीज की जल्दी नहीं, किसी बात का डर नहीं। गेट से अंदर कदम रखते ही कुछ पुराने चेहरे मुस्कुराते दिखे, कुछ बस देखते रहे। वो अब पहले जैसा नहीं था। पहले हर लेक्चर में सबसे आगे बैठने वाला, हर कंपटीशन में नाम लिखवाने वाला अनवर अब महीने में मुश्किल से 1-2 बार कॉलेज आता था, क्योंकि इसने अपनी मॉम के साथ कंपनी जो ज्वाइन की थी। ओह अनवर, पीछे से आवाज आई। उसने मुड़कर देखा, उसका दोस्त राहुल हाथ हिलाते हुए उसकी तरफ बढ़ रहा था। इस बार तो यार बहुत दिन हो गए तुझे देखे, राहुल बोला, हौंकते हुए। लगता है अब तू कॉलेज को भी भूल गया। अनवर हल्की मुस्कान के साथ अपनी बैग की स्ट्रैप ठीक करते हुए बोला, हाँ, आजकल थोड़ा बिजी था, कंपनी में कुछ नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। उसका लहजा सहज था, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं थकान झलक रही थी। राहुल ने भान उठाए, कंपनी से याद आया, अब तो तू पूरी तरह कॉर्पोरेट बॉय बन गया है। वैसे एक खबर सुन। वो थोड़ा झुककर बोला, जैसे कोई राज बता रहा हो। एक नई स्टूडेंट आए हैं, और सब कह रहे हैं कि तेरे टॉपर वाले रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। अनवर ने कुछ नहीं कहा, बस हल्का सा सिर उठाया और उसकी नजर सामने ठहर गई। कॉरिडोर के उस पार, धूप के बीच एक परछाई हिल रही थी, लंबी, आत्मविश्वास से भरी। वो कुछ कदम आगे बढ़ा, पर उसकी आंखें वहीं टिकी रहीं। सामने एक लड़की थी, सफेद शर्ट, ब्लू जीन्स, आंखों पर बड़ा चश्मा और हाथ में किताबों का ढेर। वो किसी से बात नहीं कर रही थी, फिर भी लगता था जैसे आसपास की सारी बातें उसी के इर्द गिर्द घूम रही हों। राहुल ने उसके चेहरे की तरफ देखा, मुस्कुराते हुए बोला, लगता है वही है जिससे तू पहली बार हारने वाला है। अनवर की नजरें अब भी उस लड़की पर थीं। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, ठंडी मगर गहरी। देखते हैं, उसने धीमे से कहा, कौन किससे हारता है। कॉरिडोर की हल्की हवा उसके बालों को हिला गई, और वो आगे बढ़ गया। पीछे सिर्फ राहुल की हंसी गूंज रही थी, पर अनवर के मन में अब एक नया नाम गूंज रहा था, रिद्धि शर्मा। दूसरी ओर शहर के पुराने हिस्से में वह छोटा सा रेस्टोरेंट किसी बीते जमाने की खुशबू लिए खड़ा था। टेबलों पर लाइटें मंद थी, दीवारों पर पुरानी फिल्मों के पोस्टर और हवा में कॉफी की खुशबू घुली थी। सारांश एक कोने की टेबल पर बैठा था, सामने एक पुराना दोस्त, अरमान। दोनों के बीच स्टीम उठते कप और कुछ अनकहे सवाल तैर रहे थे। अरमान झुककर बोला, यार तू सब कुछ छोड़ यहाँ क्यों आ गया? तेरी कोई गलती नहीं थी उस हादसे में, फिर भी सब छोड़ दिया। अपनी डिग्री, अपना प्रोफेशन, तेरे नाम के सारे अवार्ड्स, और अब ये कंस्ट्रक्शन कंपनी। सारांश की निगाहें कॉफी में खो गईं। वो धीमे से बोला, कभी कभी गलती हमारी नहीं होती, पर सजा फिर भी हमें ही मिलती है। अब उस दुनिया में लौटने से डर लगता है, अरमान। अरमान की आंखें नम पड़ गईं। लेकिन भाई, तू अपने डर से भाग नहीं सकता। सारांश हल्का सा मुस्कुराया, भाग नहीं रहा, बस रास्ता बदल लिया है। अब ये कंपनी, ये कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड, इसमें मुझे अपने पिता का अक्स दिखता है। शायद इसी बहाने खुद को जोड़ लूं, उन चीजों से जो अब बस यादों में हैं। वो शब्द खत्म कर बस खिड़की के बाहर देखने लगा। बारिश की हल्की बूंदें शीशे पर गिर रही थीं। हर बूंद जैसे उसकी टूटी आवाज का हिस्सा थी। हंसी के फव्वारे, केक का कटना, और कैमरे की फ्लैश लाइट्स, वो सब उसी के पीछे हो रहा था। अंशी अपनी टीम के साथ बैठी थी, पर उसकी निगाहें बार बार उस कोने की टेबल पर जा टिकती, जहां कुछ दूरी पर सारांश बैठा था। जहां सारांश बिना कुछ कहे अपने अतीत से जूझ रहा था। अंशी को पता नहीं था कि जिस शख्स को वो बस एक्सीडेंट वाला लड़का समझती है, वो दरअसल एक ऐसी कहानी अपने भीतर दबाए बैठा है जो उसकी जिंदगी की दिशा बदल देगी। रात गहराने लगी थी। रेस्टोरेंट के बाहर स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में बूंदें चमक रही थीं, जैसे आसमान किसी पुरानी याद को धोने उतरा हो। अंशी अपनी टीम को अलविदा कह बाहर निकली। हवा में कॉफी और मिट्टी की खुशबू थी।
उसने अपनी कार की ओर कदम बढ़ाए ही थे कि सामने सड़क के किनारे वो शख्स दिखा, सारांश। कंधे पर बैग, एक हाथ में हेलमेट, दूसरे में आधी भीगी फाइल। बारिश के नीचे वो धीरे धीरे चल रहा था। कपड़ों पर गिरी बूंदें उसे अजीब सी ठंडक दे रही थी, मानो जिंदगी कह रही हो, अब और मत भाग। अंशी ने उसे पहचान लिया। सुनो, वो झटके से आवाज लगाती है। सारांश रुकता है, मुड़ता है। उसके बाल भीग चुके हैं, आंखों में वही सन्नाटा जो किसी ने दर्द में पाल रखा हो। कैसे हो तुम? अंशी धीरे से पूछती है। सारांश बस हल्के से सिर हिलाकर कहता है, ठीक हूँ। ऐसे भी कोई ठीक होता है? अंशी का लहजा नर्म था, पर सवाल गहरा। सारांश पल भर उसकी ओर देखता है, फिर नजरें फेर लेता है। हर किसी का ठीक एक जैसा नहीं होता मिस अंशी, उसने कहा। रात की स्याही में सड़कें चुप थीं। बारिश की हल्की बूंदें अब भी हवा में तैर रही थीं। गाड़ियों की रोशनी कहीं दूर धुंधली सी चमक रही थी। अंशी ने साइड मिरर में एक नजर डाली और फिर धीमे से कहा, चलो, तुम्हें घर छोड़ दूं। तुम्हारा घाव गहरा था, जख्म अभी भरा नहीं है। बारिश में भीगने से इन्फेक्शन हो सकता है। सारांश ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्का सा सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर वही अजीब सी ठंडक थी, मानो दर्द की भी आदत हो गई हो। चैप्टर 29। अब आगे। कुछ ही देर में दोनों कार में बैठे थे। खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जो न अजनबी लगती थी, न अपनी। सिर्फ बारिश की बूंदें कार की छत पर पड़ते हुए हर धड़कन का माप ले रही थी। अंशी की नजर सामने थी, पर मन कई सवालों में उलझा हुआ। वो कौन है? क्यों उसके घर में सर्जिकल टूल्स थे? क्या वो डॉक्टर है या कुछ और? तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर मॉम कॉलिंग चमका। मैं पिक कर लूं? उसने सहज स्वर में पूछा। सारांश ने सिर हिलाया। न कोई शब्द, न कोई इशारा, बस वही बर्फ सी आंखें जो खिड़की से बाहर झांक रही थी। अंशी ने कॉल रिसीव कर स्पीकर ऑन किया। हाँ मॉम, बोलो। उधर से निशी की चिंतित आवाज आए, बेटा 10 बज गए, लैब में काम है या घर आना है? अंशी ने हल्के मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मॉम, बस मैं रास्ते में हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। उसके बोलते ही एक और आवाज आए, आदि की, जो हमेशा की तरह पिताजी के सधे हुए लहजे में बोला, कोई परेशानी हो तो कॉल कर देना। अंशी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। डैड, कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी डीसीपी की बेटी को भला कौन परेशान करेगा? कार में बैठे सारांश ने पल भर को उसकी तरफ देखा, चेहरे पर हल्की सी हैरानी, मानो ये बात उसके लिए नहीं हो। निशी की आवाज फिर आई, एक गुड न्यूज है। क्या? अंशी के चेहरे पर उत्सुकता झलक पड़ी। तुम्हारी अनवीदी का रिश्ता तय हो गया, उधर से निशी ने खुशी से कहा। सच में? वाह, ये तो बेस्ट न्यूज है मॉम। अंशी की आवाज में उत्साह था। आदि ने मजाकिया लहजे में कहा, बस अब ध्यान से कार चलाना, कहीं फिर कोई तुम्हारी कार के सामने आ जाए। अंशी हल्का सा मुस्कुराए, उसकी आंखें एक पल को सारांश के जख्म पर गईं। हाँ डैड, बाय। बाय बेटा। उधर से दोनों की आवाज एक साथ आई। कॉल कट होते ही कार में फिर वही सन्नाटा लौट आया। सड़क के किनारे मकानों की कतारें अब साफ दिखने लगी थीं। बारिश थम चुकी थी, पर हवा में अभी भी नमी थी। कुछ ही देर में अंशी ने कार एक पुराने अपार्टमेंट के सामने रोकी। आ गए तुम्हारे घर, उसने धीमे से कहा। सारांश ने सिर हिलाया, थैंक यू। कार से उतरने लगा। अपना ध्यान रखना, अंशी ने हल्के से कहा, फिर जोड़ा, ड्रेसिंग बदलते रहना, वरना जख्म फिर खुल जाएगा। कुछ ही देर में दोनों कार में बैठे थे। खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जो न अजनबी लगती थी, न अपनी। सिर्फ बारिश की बूंदें कार की छत पर पड़ते हुए हर धड़कन का माप ले रही थी। अंशी की नजर सामने थी, पर मन कई सवालों में उलझा हुआ। वो कौन है? क्यों उसके घर में सर्जिकल टूल्स थे? क्या वो डॉक्टर है या कुछ और? तभी उसका फोन बज उठा। स्क्रीन पर मॉम कॉलिंग चमका। मैं पिक कर लूं? उसने सहज स्वर में पूछा। सारांश ने सिर हिलाया। न कोई शब्द, न कोई इशारा, बस वही बर्फ सी आंखें जो खिड़की से बाहर झांक रही थी। अंशी ने कॉल रिसीव कर स्पीकर ऑन किया। हाँ मॉम, बोलो। उधर से निशी की चिंतित आवाज आए, बेटा 10 बज गए, लैब में काम है या घर आना है? अंशी ने हल्के मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मॉम, बस मैं रास्ते में हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। उसके बोलते ही एक और आवाज आए, आदि की, जो हमेशा की तरह पिताजी के सधे हुए लहजे में बोला, कोई परेशानी हो तो कॉल कर देना। अंशी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। डैड, कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी डीसीपी की बेटी को भला कौन परेशान करेगा? कार में बैठे सारांश ने पल भर को उसकी तरफ देखा, चेहरे पर हल्की सी हैरानी, मानो ये बात उसके लिए नहीं हो।
निशी की आवाज फिर आई, एक गुड न्यूज है क्या? अंशी के चेहरे पर उत्सुकता झलक पड़ी। तुम्हारी अनवी दी का रिश्ता तय हो गया, उधर से निशी ने खुशी से कहा। सच में? वाह, ये तो बेस्ट न्यूज है मॉम। अंशी की आवाज में उत्साह था। आदि ने मजाकिया लहजे में कहा, बस अब ध्यान से कार चलाना, कहीं फिर कोई तुम्हारी कार के सामने आ जाए। अंशी हल्का सा मुस्कुराए, उसकी आंखें एक पल को सारांश के जख्म पर गईं। हाँ डैड, बाय। बाय बेटा। उधर से दोनों की आवाज एक साथ आई। कॉल कट होते ही कार में फिर वही सन्नाटा लौट आया। सड़क के किनारे मकानों की कतारें अब साफ दिखने लगी थी। बारिश थम चुकी थी, पर हवा में अभी भी नमी थी। कुछ ही देर में अंशी ने कार एक पुराने अपार्टमेंट के सामने रोकी। आ गए तुम्हारे घर, उसने धीमे से कहा। सारांश ने सिर हिलाया, थैंक यू। अपना ध्यान रखना, अंशी ने हल्के से कहा, फिर जोड़ा, ड्रेसिंग बदलते रहना, वरना जख्म फिर खुल जाएगा। सारांश का घर, कमरे में हल्की सी नीली रोशनी थी जो खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। सारांश ने आईने में खुद को देखा, कंधे पर चोट के घेरे घाव, लेकिन सबसे ज्यादा गहराई उसके भीतर के दर्द में थी। आईने के सामने खड़ा वो अपने ही प्रतिबिंब से बोला, शायद अंशी उन कुछ लोगों में से एक है जो बिना मतलब भी किसी की परवाह कर लेते हैं। फिर खुद ही झटकते हुए सिर हिलाया। नहीं सारांश, ये सब तेरे लिए नहीं है। तू तो किसी का नहीं रहा अब। वो धीमे कदमों से अपने बिस्तर की तरफ बढ़ा। साइड टेबल की दराज खोली, अंदर एक पुरानी मुड़ी तुड़ी सी फोटो थी। उसने फोटो उठाए, एक खुशहाल परिवार की तस्वीर। उसके पापा माँ के कंधे पर हाथ रखे मुस्कुरा रहे थे। माँ की गोद में एक लड़की थी, आर्या, और उनके बीचों बीच था सारांश, वही मुस्कान जो अब कहीं खो चुकी थी। उसकी उंगलियां तस्वीर पर थम गईं। वो फुसफुसाया, माँ, पापा, आर्या, सब कुछ कितना बदल गया ना। वो धीरे से पलंग पर बैठ गया। तस्वीर को अपनी छाती से लगाकर बोला, काश उस दिन मैंने तुम्हें बचा लिया होता। एक पल को सब कुछ सन्नाटे में बदल गया। सारांश की सांसें तेज हो रही थीं। यादों की लहरें उसे वापस उसी हादसे की रात में ले गईं। बारिश, चीखें, और एक पल में खत्म हो गई पूरी दुनिया। कुछ सेकंड बाद उसने खुद को संभाला, तस्वीर को चूमा और मेज पर रख दी। आईने में फिर नजर पड़ी तो देखा, आंखें लाल थीं, लेकिन उनमें अब एक ठंडापन था। वो ठंडापन जो किसी ने खोकर पाया था। धीरे से उसने कहा, अब कोई मेरे करीब नहीं आएगा, ना अंशी, ना कोई और। फिर बिस्तर की लाइट बंद कर वो वही दीवार से टिक गया। अंधेरे में सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी। अगली सुबह, चौधरी हवेली, रणधीर चौधरी ने हल्के हाथ उठाकर कहा, पंडित जी को बुलाए, आज ही मुहूर्त निकाल लिया जाए। थोड़ी ही देर में पंडित जी अपने झोले से पंचांग निकालते हुए हॉल में आए। सभी ने आदर से उन्हें नमस्कार किया। रणधीर चौधरी के कहने पर उन्होंने शुभ और अनवी की जन्मतिथियां पूछी। सिमरन जी तुरंत अपने बैग से शुभ की कुंडली निकाल लाईं, जबकि आशी ने अनवी की जानकारी दी। पंडित जी ने दोनों कुंडलियां सामने रखी। उनके होठों पर हल्की बुदबुदाहट शुरू हुई, उंगलियां मोतियों की माला पर फिरने लगी। सबकी निगाहें उनकी ओर थीं। कुछ मिनट की खामोशी के बाद उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कुंडली मिलान बहुत शुभ है। 27 गुण मिलते हैं, जो बेहद दुर्लभ होता है। ये दोनों बच्चे एक दूसरे के लिए बने हैं। आशी और सिमरन जी ने राहत की सांस ली। रणधीर चौधरी की झुर्रियों में भी एक सुकून भरी मुस्कान खिल उठी। फिर पंडित जी ने पंचांग खोला और बोले, सगाई के लिए आने वाला शनिवार बहुत शुभ है, और शादी के लिए। उन्होंने पन्ने पलटे, कुछ पल सोच में पड़े, फिर बोले, 3 सप्ताह बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन अत्यंत मंगलकारी है। उस दिन विवाह संपन्न कराया जा सकता है। सारे हॉल में एक मीठा उत्साह फैल गया। रणधीर चौधरी बोले, ठीक है पंडित जी, वही सही। सगाई इस शनिवार, और 3 हफ्ते बाद शादी। बस अब कोई टालमटोल नहीं। सबने तालियां बजाईं। शुभ ने धीरे से अनवी की ओर देखा। उसकी आंखों में न जाने कैसी गहराई थी, जैसे हजार सवाल अब भी वहीं दबे हों। अनवी ने हल्की सी मुस्कान दी, मगर वह मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। सिमरन जी उठी और आशी के पास आकर बोली, अब तो तैयारियां शुरू करनी होंगी, बेटी। चैप्टर 30। अब आगे। रणधीर चौधरी ने फिर शुभ को अपने पास बुलाया। बेटा, आज से ये घर तुम्हारा भी है। अब बस अपनी जिम्मेदारी निभाने की तैयारी करना। शुभ ने आदर से सिर झुकाया, और अनवी ने चुपचाप अपनी नजरें जमीन पर टिकाईं। उसके मन में चल रही लहरें शायद किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। हॉल के बीचों बीच विराज उठकर खड़ा हुआ। सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। उसके हाथ में एक मखमली लाल डिब्बा था, जिसके भीतर पुराने लेकिन बेहद नाजुक कंगन चमक रहे थे।
विराज ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कल हम ये देना भूल गए थे, ये शुभ की माँ के हैं। इतना कहते ही उसने डिब्बा खोला और धीरे से अन्वी का दुपट्टा थोड़ा सा उठाकर उसके कलाई पर वो कंगन पहना दिए। कंगन पहनाते वक्त विराज की उंगलियां जरा कांपी, शायद यादें फिर से लौट आई थीं। वो बोला, इन्हें मेरे साथ साथ उसकी भी निशानी समझना, उसका आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। अन्वी कुछ पल तक उन कंगनों को देखती रही। पुराने पर चमक में अब भी ममता थी। उसके गले में शब्द अटक गए। बस हल्के से सिर झुका लिया। विराज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, अब तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, शुभ की माँ की दुआओं का हिस्सा भी हो। शुभ जो अब तक सब चुपचाप देख रहा था, उसकी आंखें भर आईं। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, पर होंठ कांप गए। कुछ देर बाद उसने सबको नमस्कार किया और चुपचाप बाहर निकल गया। हवेली के आंगन में हल्की सी हवा चल रही थी। ढलते सूरज की किरणें दीवारों पर सुनहरी लकीरें बना रही थी। वो गार्डन में जाकर उस पुरानी लकड़ी की चेयर पर बैठ गया, जहां कभी उसकी माँ शाम की चाय पिया करती थी। आकाश में पंछियों की कतारें घर लौट रही थी। उनकी चहचहाहट में भी आज एक अजीब सी तन्हाई थी। शुभ ने आसमान की ओर देखा। उसकी आंखों में सूरज की परछाई उतर आई थी। उसने खुद से बुदबुदाया, माँ, आज अगर आप होती ना, तो शायद सब कुछ थोड़ा आसान लगता। उसने अपने गले में पहने लॉकेट को टी शर्ट से बाहर निकाल थाम लिया। शुभ अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठा था। सामने ढलते सूरज की लालिमा उसके चेहरे पर एक सुनहरी परत बिखेर रही थी। हवा में शाम की ठंडक थी और बगीचे की चिड़ियों की आवाजें भी जैसे अब शांत पड़ चुकी थी। उसी सन्नाटे में उसे अपने कंधे पर किसी का हल्का सा स्पर्श महसूस हुआ। वो पलटा, पीछे आशी खड़ी थी। चेहरे पर वही अपनापन, वही ठहराव। आशी उसके पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। उसने कुछ पल शुभ को देखा, फिर बोली, क्या हुआ बेटा, क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? शुभ ने एक गहरी सांस ली। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की, लेकिन आंखों की नमी छिपी नहीं। आपसे कुछ छिपा भी सकता हूँ क्या, आंटी? वो धीरे से बोला, आप तो सब जानती हैं, डैड ये शादी क्यों करवाना चाहते हैं। आशी चुप रही, उसकी आंखों में ममता थी और थोड़ी सी चिंता भी। शुभ आगे बोला, और रही बात शादी की, तो ना ही मुझे शादी से कोई प्रॉब्लम है, ना ही अन्वी से। वो कुछ पल रुका, फिर नीचे जमीन की ओर देखते हुए बोला, बस जब डैड ने अन्वी को माँ के कंगन पहनाए ना, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। माँ की याद अचानक सामने आ गई। कभी कभी दिल बस यूं ही भारी हो जाता है। उसकी आवाज में मासूमियत थी, एक सच्चाई थी। आशी ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, बोली, शुभ, कभी कभी जो रिश्ते हमें मिलते हैं, वो सिर्फ जिम्मेदारी नहीं होते, वो किसी अधूरी कहानी का मुकम्मल हिस्सा बनकर आते हैं। शुभ हल्का सा मुस्कुराया, आपको तो हर चीज में कहानी दिख जाती है, आंटी। आशी ने हंसते हुए उसके बालों को हल्के से पीछे किया, और तुम्हें हर दर्द में मजाक। शुभ की नजरों में एक पल को चमक आई। वो मुस्कुराया, फिर बोला, काश माँ होती तो शायद ये सब जरा आसान लगता। आशी ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में एक नरमी उतर आई। धीरे से बोली, तो अब समझ लो, माँ तो हैं। शुभ ने चौंक कर उसकी ओर देखा। आशी मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम अन्वी की तरह मॉम बुला सकते हो, कोई रोक नहीं है। शुभ की आंखें भर आईं, वो कुछ बोल नहीं पाया, बस हल्के से सिर झुका दिया। धीरे धीरे हवा में ठंड बढ़ रही थी। आशी उठी, बोली, चलो अंदर चलो, सब तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। शुभ ने सिर हिलाया, आप जाए, मैं आता हूँ। आशी ने जाते जाते मुड़कर देखा। वो अब भी उसी चेयर पर बैठा था, मुस्कुराता हुआ, पर आंखों में अब भी वही हल्की सी चमक लिए, जैसे किसी ने दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का कर दिया हो। चांद बादलों में छिप छिप कर झांक रहा था। हवा में रजनीगंधा की खुशबू तैर रही थी। शुभ अब भी उसी चेयर पर बैठा था, आंखें ऊपर आसमान पर टिकी। वो सोचों में इतना डूबा था कि उसे पता ही नहीं चला। पीछे से हल्के कदमों की आहट आ रही थी। धीरे धीरे अन्वी आए, उसके हाथ में एक कप था। कॉफी, उसने कहा, मॉम ने कहा था तुम्हें देना। शुभ मुस्कुराया, कप लिया। आप लोग मुझे बहुत पैम्पर करने लगे हैं। अन्वी बस हल्का सा हम बोली और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर दोनों के बीच चुप्पी रही, सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट। फिर शुभ ने कहा, जानती हो, जब तुम्हारे दादाजी ने मेरे माथे पर तिलक लगाया ना, मुझे ऐसा लगा जैसे माँ फिर से मेरे सामने है। वो भी बचपन में ऐसे ही लगाती थी। अन्वी ने उसकी ओर देखा, पहली बार उसकी आंखों में इतना सच्चा दर्द देखा था। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर शब्द गले में अटक गए। शुभ ने मुस्कुराने की कोशिश की,
वैसे तुम खुश लग नहीं रही, अन्वी। अन्वी ने अपनी नजरें झुका लीं। खुश होना इतना आसान नहीं होता, शुभ। कभी कभी खुश दिखना पड़ता है, ताकि बाकी सबको सुकून मिले। शुभ ने धीरे से उसकी ओर देखा। तो मतलब, हम दोनों ही एक जैसे हैं? अन्वी ने भौहें चढ़ाई। मतलब, शुभ हल्के स्वर में बोला, हम दोनों ही वो हैं जो दूसरों के लिए मुस्कुराते हैं और खुद के लिए चुप रहते हैं। अन्वी ने कप नीचे रखकर कहा, शुभ, मैं तुम्हें झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती। ये रिश्ता मेरी मजबूरी है, मैं इसे निभाऊंगी, पर। शुभ ने बीच में ही कहा, पर उम्मीद मत रखना, ये लाइन तो तुम पहले भी बोल चुकी हो। वो हंसा, मगर आंखों में एक अपनापन था। रिलैक्स, अन्वी, उसने धीरे से कहा। मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता। बस इतना वादा करो, अगर कभी भी दुनिया से थक जाओ, तो भागना नहीं, बोल देना। मैं वहीं रहूंगा, एक दोस्त की तरह। अन्वी कुछ नहीं बोली, बस उसकी ओर देखती रही। पहली बार लगा, शुभ के इस हल्के फुल्के अंदाज के पीछे बहुत कुछ छिपा है। थोड़ी देर बाद वो उठी। अंदर चलो, सब इंतजार कर रहे हैं। शुभ ने सिर हिलाया। दोनों साथ साथ हवेली की ओर चल पड़े। आगे जानने के लिए बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैप्टर 31। अब आगे। छोटा सा 2 फीट का टेबल। इसके पास चारों तरह बिछे छोटे से पायदान या दरी। सादगी में भी एक शाही ठाठ था, पीतल के कटोरे, तांबे के लोटे और घी की महक पूरे हॉल में फैली थी। शुभ और अन्वी जैसे ही भीतर आए, सामने दृश्य देख शुभ अनायास बोल पड़ा, अरे, ये डाइनिंग टेबल तो थोड़ा अलग नहीं है क्या? सभी मुस्कुरा उठे। रणधीर चौधरी ने अपने चश्मे के पीछे से उसे देखा। बेटा, हम तो जमीन पर बैठकर खाते हैं। शुभ ने सर हिलाया। ओह, तो फिर हम भी परंपरा निभाएंगे। वो झट से नीचे बैठ गया, और सबके चेहरों पर मुस्कान तैर गई। थोड़ी ही देर में आशी, निशी, नीति और बाकी महिलाएं थालियां सजाने लगी। थोड़ी देर बाद सब लोग अपनी अपनी थाली में परोसने लगे। घी की खुशबू, गर्म रोटियों की भाप और देसी घनिष्ठता का माहौल। रत्ना देवी रोटी का टुकड़ा तोड़ते हुए बोली, शुभ, तुम्हारी होने वाली बीवी को तो कुछ नहीं आता। उसकी माँ ने कभी रसोई का काम सिखाया ही नहीं। ना चाय बनवाना, ना खिचड़ी पकाना। इसे तो बस वो छोटी निकर पहन कर दौड़ना आता है। पूरा माहौल कुछ पलों के लिए शांत हो गया। आशी ने जैसे कुछ कहना चाहा, पर उससे पहले शुभ ने मुस्कुराते हुए कहा, बुआ दादी, हमारे घर में तो रसोई का काम सर्वेंट्स करते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी, तो मैं खुद अपनी बीवी के लिए बना दूंगा। रही बात अन्वी के दौड़ने की, तो डेस्क के लिए खेलना इतना भी आसान नहीं होता। रणधीर चौधरी जोर से हंस पड़े। वाह बेटा, दिल तो जीता तुमने। रत्ना देवी का चेहरा लंबा पड़ गया। वो धीरे से बोली, अरे, मैंने तो बस मजाक किया था। तभी पास बैठे अर्जुन बोले, बुआ जी, मीठा खा लीजिए, शायद जुबान मीठी हो जाए। पूरा हॉल एक बार फिर ठहाकों से गूंज उठा। ये दृश्य अन्वी के लिए अजनबी था, इतने लोगों के बीच इतनी हंसी, इतना अपनापन। वो बस शुभ को देख रही थी, जो सबको सहजता से संभाल रहा था। कभी कभी इंसान किसी की बातों से नहीं, उसके बर्ताव से दिल जीत लेता है। और उस रात, शुभ ने चौधरी हवेली में सभी का दिल जीत लिया था, सिवाय एक के, अन्वी के, जो अब भी अपने दिल की दीवारों को संभाले बैठी थी। विराज खुश थी कि शुभ जैसा भी था, जिम्मेदारियों से भागता था, लेकिन वो अन्वी का साथ दिल से दे रहा था। अनवर और अंशी भी अब डाइनिंग हॉल में आ चुके थे। दोनों ने शुभ की बातें सुनी थी, और शुभ को अन्वी की साइड लेते देख अनवर के चेहरे पर एक हल्की, सुकून भरी मुस्कान आ गई। उधर नीति और सिमरन जी शुभ की प्लेट में बार बार खाना परोस रही थी। शुभ बेटा, ये दाल जरा और ले लो, ये हमारी स्पेशल रेसिपी है, सिमरन जी ने कहा। अनवर हंसते हुए बोला, बड़ी माँ, छोटी माँ, थोड़ा प्यार मेरे लिए भी बचा लीजिए। सब हंस पड़े। अनवर और अंशी भी आगे बढ़कर उनके साथ बैठ गए। कुछ ही पलों में पूरा डाइनिंग हॉल हंसी से गूंज उठा। कहीं से अंशी की खिलखिलाहट, कहीं शुभ की मजाकिया बातें, और बीच बीच में नीति की मीठी झिड़कियां, जैसे हवेली की पुरानी दीवारों में फिर से रौनक लौट आई। विराज उस पूरे दृश्य को देख रहे थे। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में नमी भी थी। उनके सामने सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि वो सपना था, जो उन्होंने अपने परिवार के लिए सोचा था। उन्होंने मन ही मन अन्वी को देख कहा, उम्मीद है, मेरा घर भी तुम्हारे आने से यूं ही चहके, अन्वी। तुम जहां भी रहो, वहां खुशियां अपने आप चली आएं। अंश का घर। अंश घर लौटा था, थका हुआ, पर जैसे किसी मिशन से लौटता योद्धा। सोना ने उसे देखा और तुरंत खड़ी हो गई। उसकी आंखें चमक उठी। हीरो। अंश ठिठक गया।
वो आगे बढ़ा और बस एक पल के लिए उसकी निगाहें उस चेहरे पर टिकी रहीं जिसमें दर्द भी था, मासूमियत भी। खाना खाया? उसने पूछा। सोना ने सिर हिलाया। नहीं, हीरो साथ खाना। अंश ने कुछ नहीं कहा, बस कुर्सी खींचकर बैठ गया। नेहा ट्रे लेकर आए और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम्हारी जिद पूरी हो सकती है बेटा। अंश ने सूप का चम्मच उठाया। देखो, पहले फूंकना पड़ता है, वरना मुंह जल जाएगा। सोना ने उसकी नकल की फूंक, फिर मासूम हंसी हंस दी। अंश का दिल भर आया। हर निवाला जैसे उसके भीतर के दर्द को पिघला रहा था। नेहा एक और खड़ी थी, आंसुओं के बीच मुस्कुराती हुई, क्योंकि उसने पहली बार अपने बेटे की आंखों में क्रोध नहीं, करुणा देखी थी। पहली बार किसी लड़की के लिए। अंश सोना की हर बात मानता, उसका ख्याल रखता। जाने अनजाने में दोनों को एक दूसरे की आदत पड़ती जा रही थी। रोनी का केबिन। शाम के 5 बज रहे थे। सूरज की किरणें कांच के बड़े बड़े शीशों से छनकर केबिन में सुनहरी आभा बिखेर रही थी। रोनी रावल अपने लेदर चेयर पर झुके हुए किसी सोच में गुम थे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन, रोनी ने धीमे स्वर में कहा। अंदर आया विक्रम, उनका पुराना और भरोसेमंद असिस्टेंट। उसके हाथों में 2 नीली फाइलें थी, साफ सुथरी, लेकिन अंदर कुछ ऐसा था जो शायद साफ नहीं था। विक्रम ने फाइलें टेबल पर रखी और बोला, सर, इनमें सारांश और सिद्धि की इंफॉर्मेशन है। रोनी ने उसकी ओर देखा, चेहरे पर हल्की उत्सुकता उभरी। तो बताओ, क्या पता चला? विक्रम ने धीरे धीरे फाइल खोलते हुए कहा। सारांश अकेले रहता है, सर, एक छोटे से अपार्टमेंट में सिटी के पुराने हिस्से में। वो अपने पड़ोसियों से भी शायद ही कभी बात करता है। हर सुबह ऑफिस और रात में सीधा घर। उसके बारे में कुछ भी पर्सनल जानकारी जुटाना मुश्किल था। कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं। बस इतना मिला कि वो 4 साल पहले इस शहर में शिफ्ट हुआ था। रोनी ने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, 4 साल पहले? और उससे पहले? विक्रम ने पन्ने पलटते हुए कहा, वो मेडिकल फील्ड से ग्रेजुएट है। उसके पास MBBS की डिग्री है, लेकिन अब वो कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम कर रहा है। ये बात थोड़ी अजीब है। रोनी की आंखों में हल्की चमक आई। मेडिकल डिग्री और अब कंस्ट्रक्शन में, ये तो बड़ा दिलचस्प है। विक्रम ने आगे कहा, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी सामान्य नहीं है। उसके पेरेंट्स मुंबई में रहते हैं, उसके डैड की भी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। उसकी मॉम मुंबई के एक हॉस्पिटल की डायरेक्टर है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सारांश अपने पेरेंट्स से कोई संपर्क नहीं रखता। पिछले 4 साल से उसने उनसे बात भी नहीं की। रोनी ने धीरे से कहा, मतलब कुछ टूटा है वहां? विक्रम ने सिर हिलाया। शायद बहुत कुछ, सर। कुछ पल कमरे में सन्नाटा रहा। ऐस बड़ी ई की हल्की गूंज और दूर बजती फोन की घंटी उस खामोशी को चीर नहीं पा रही थी। फिर विक्रम ने दूसरी फाइल खोली। अब सिद्धि, उसने हल्की सांस लेते हुए कहा। वो एक छोटे से घर में रहती है, अपनी छोटी बहन के साथ। दोनों के पेरेंट्स की मौत 15 साल पहले एक रॉबरी में हुई थी। तब उनके अंकल ने दोनों को पाला, लेकिन अब वो अंकल कहीं नहीं है। कोई पता नहीं, न कोई फोटो, न कोई डॉक्यूमेंट। उसकी बहन अभी कॉलेज में है। रोनी ने मेज पर उंगलियां थपथपाई और गहरी आवाज में कहा, विक्रम, कीप डिगिंग। कुछ तो है जो ये दोनों छुपा रहे हैं। सारांश की आंखों में जो शांति है, वो असली नहीं। विक्रम ने हल्के से सिर झुकाया। जी, सर, मैं और डिटेल निकालने की कोशिश करूंगा। रोनी ने फाइलें बंद की और खिड़की से बाहर झांकने लगा। नीचे शहर की भीड़ भाड़ में हजारों लोग अपने काम में व्यस्त थे, पर उसकी निगाह बस एक ही चेहरे पर अटकी थी। सारांश मेहता। वो बुदबुदाया, हर आदमी कुछ न कुछ छिपाता है, पर जब डॉक्टर झूठ बोलते हैं, तो उनकी कहानी और भी खतरनाक होती है। चैप्टर 32। अब आगे। रोनी रावल अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर बैठे थे, हाथ में एक पेन घुमाते हुए, जबकि उनके सामने विक्रम खड़ा था, जैसे किसी अहम सूचना के साथ आया हो। सर, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, वो जो होटल की डील है, स्काईलाइन रेजिडेंसी प्रोजेक्ट, उसका पार्टनरशिप प्रपोजल मेहता कंस्ट्रक्शन के साथ रखा गया है। रोनी की उंगलियां पेन पर थम गईं। मेहता कंस्ट्रक्शन, उसने दोहराया। मतलब, सारांश के पिता की कंपनी? विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, जी सर, और होटल मैनेजमेंट बोर्ड के जो डायरेक्टर हैं, वो सुधीर मेहता के काफी करीबी दोस्त हैं। डील उनके जरिए ही आ रही है। रोनी ने कुछ देर सोचा, फिर हल्के व्यंग्य से मुस्कुराया। दिलचस्प, तो अब किस्मत ने हमारे सामने वही रास्ता खोल दिया है, जिसे सारांश खुद छुपाना चाहता है। विक्रम ने फाइल आगे बढ़ाई। सर, ये डील दोनों कंपनियों के लिए फायदेमंद है।
प्रोजेक्ट कोलिजन रिस्क नहीं है, बस थोड़ा मीडिया अटेंशन जरूर मिलेगा अगर ये कोलैब पब्लिक हुआ तो। रोनी ने फाइल खोली, कुछ पन्ने पलटे, फिर पूछा, और तुम्हारा क्या सुझाव है? सर, हमें हाँ करनी चाहिए। मेहता कंस्ट्रक्शन की मार्केट पकड़ बहुत मजबूत है। हमारे लिए ये साझेदारी सिर्फ प्रॉफिट नहीं, बल्कि इमेज बिल्डिंग का मौका होगी, विक्रम ने आत्मविश्वास से कहा। रोनी ने धीमे से कहा, ठीक है विक्रम, तो डील को फाइनल करो, और हाँ, वो रुककर बोला, प्रेजेंटेशन सारांश से तैयार करवाओ। विक्रम ने चौंक कर कहा, सर, लेकिन क्या आपको नहीं लगता वो थोड़ा असहज हो जाएगा? आखिर ये उसके पिता की कंपनी है। रोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो देखना है विक्रम, कितना संयमित है हमारा मिस्टर सारांश मेहता। वो आदमी जो सबको कहता है कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखता है। अब देखेंगे जब दोनों आमने सामने खड़ी होंगी तो क्या करेगा। विक्रम ने सिर झुकाकर कहा, ओके सर, मैं उसे तुरंत इन्फॉर्म कर देता हूँ। वो कमरे से बाहर चला गया। कुछ पल रोनी खामोश बैठा रहा। उसकी नजर सामने दीवार पर लगी रावल ग्रुप सिंस 1987 की नेम प्लेट पर गई। फिर उसने धीरे से कहा, हर किसी की पहचान के पीछे एक कहानी होती है, और मैं उस कहानी का पहला पन्ना पलटने वाला हूँ। उसने खिड़की की ओर देखा, नीचे शहर की भीड़ में वही नाम बार बार गूंजता महसूस हो रहा था, मेहता कंस्ट्रक्शन। और उसके मन में बस एक ख्याल उभरा, अब देखना है बेटा अपने बाप के नाम से कितना भाग सकता है। दूसरी ओर सूरज ढलने को था और शूट स्टूडियो की लाइट्स चमक रही थी। बड़ी सी स्क्रीन के सामने देविका खड़ी थी, सफेद गाउन में, उसके बालों में हल्की लहरें और गले में नीव ज्वेल्स की नई ज्वेलरी चमक रही थी। उसके हाथों में वीएस क्रिएशंस का नया परफ्यूम था, मिस्ट एसेंस। कैमरे के फ्लैश एक एक पल को कैद कर रहे थे। उसकी हर मुस्कान, हर नजर प्रोफेशनल थी, पर अंदर कहीं एक अदृश्य दर्द झलकता था। शूट के कोने में भीड़ और क्रू के पीछे एक छाया सी खड़ी थी, वेद। वो कुछ नहीं बोला, बस उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो उस पल को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लेना चाहता हो। देविका कैमरे की ओर मुड़ी, उसकी कलाई पर वही पुरानी चेन थी जो कभी वेद ने उसे दी थी। वेद की सांसें एक पल को थम गईं। उसने जेब से मोबाइल निकाला, जूम इन किया, और देविका की एक तस्वीर खींच ली। फोटो में देविका मुस्कुरा रही थी, मगर वो मुस्कान नकली थी, जैसे कोई रोशनी के बीच भी अंधेरे में जी रहा हो। वेद ने तस्वीर कुछ देर तक देखी, उसकी उंगलियां हल्के से कांपी। फिर उसने मोबाइल को बंद किया और बिना किसी को देखे भीड़ से धीरे धीरे निकल गया। बाहर की ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। वो अपनी कार की ओर बढ़ा और खुद से बुदबुदाया, शायद तू अब भी वैसी ही है देविका, पर मैं नहीं रहा वही। वो कार में बैठा, शहर की सबसे चर्चित फैशन स्टूडियो नत्तू और नाज क्लथिंग हाउस, जहां हमेशा चमक दमक रहती थी, आज वहां एक अलग ही नजारा था। नेहा अपने बेटे अंश और सोना के साथ अंदर दाखिल हुई। कांच के दरवाजे से गुजरते ही सामने ढेरों रंग बिखरे पड़े थे, लाइट्स, हैंगरों पर सजे कपड़े और बैकग्राउंड में चलती धीमी जैज म्यूजिक। सोना की आंखें तो जैसे चकाचौंध से फैल गईं। वो हर ड्रेस को ऐसे देख रही थी जैसे किसी बच्चे ने पहली बार खिलौनों की दुकान देखी हो। अरे वाह, ये कितना सुंदर, वो हर 5 सेकंड बाद कह रही थी। ये भी बहुत अच्छा, ओह ये तो और अच्छा। नेहा मुस्कुराई, लगता है आज तो पूरी दुकान खाली करवाएगी। अंश ने हल्के से सिर हिलाया, चेहरे पर झूठी सख्ती। मॉम, इतना सब जरूरी है क्या? नेहा ने तुर्श नजरों से उसे देखा। मेरी होने वाली बहू का स्वागत कुछ कम हो सकता है क्या? अंश के हाथ कपड़ों के बीच ठिठक गए। मॉम, उसने धीमे से कहा, वो अभी बच्ची जैसी है, आप यूं मजाक मत करें। नेहा बस मुस्कुरा दी। बेटा, मैं मजाक नहीं कर रही, किस्मत बहुत कुछ अपने आप तय करती है। दूसरी ओर नत्तू और नाज अपने ब्रांड के नए कलेक्शन दिखा रहे थे। पेस्टल शेड्स, सिल्क कुर्तियां, हल्की फ्रिल वाले ड्रेसेस। सोना हर ड्रेस को देखकर ताली बजा देती। वाह, ये तो हीरो को पसंद आएगा। अंश वहीं खड़ा उसकी हर ड्रेस की कॉलर ठीक करता, बालों में फंसी क्लिप निकाल देता। दोनों के बीच कुछ अनकहा था, जैसे किसी ने खामोशी में कोमल धागे बुन दिए हों। काउंटर के पास नेहा ने अपना क्रेडिट कार्ड बढ़ाते हुए कहा, इन सब को पैक कर दो, हाँ वो ब्लू वन भी। नत्तू बोली, दी, इतने सारे कपड़े, मतलब कोई बड़ा फंक्शन है क्या? नेहा ने मुस्कुराते हुए गेस्ट लाउंज की ओर देखा, जहां सोना एक मिरर के सामने खड़ी थी और अंश उसकी ड्रेस का दुपट्टा सेट कर रहा था। वो रही मेरी बहू, नेहा ने इशारा किया। फाइनली मेरे अंश की जिंदगी में बंदूक की सौतन आ ही गई।
नत्तू जोर से हंस पड़ी। बंदूक की सौतन, वाह दी, क्या डायलॉग मारा है आपने। नाज ने कप कॉफी मेज पर रखते हुए धीरे से कहा। पर दी, वो लड़की अभी ठीक नहीं है, और अगर कल उसकी फैमिली आ गई तो वो तो। नेहा ने उसे बीच में ही टोक दिया। नाज, भगवान ने जब किसी को किसी के जरिए जिंदगी दी हो तो रिश्ते का नाम इंसान नहीं तय करता, ऊपर वाला करता है। नत्तू ने नाज के कंधे पर हल्का थप्पड़ मारते हुए कहा। देखा नाज, तू हमेशा गलत एंगल में सोचती है। अच्छा सोचो, अच्छा होगा। हो सकता है उनकी किस्मत ने ही उन्हें मिलवाया हो। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। शायद सही कहा तुमने। अंश उसके डर को खत्म कर रहा है। उसी वक्त सोना एक और ड्रेस पहनकर बाहर आई। हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती, जिस पर सफेद धागे से फूल काढ़े गए थे। हीरो, ये कैसी है? उसने मिरर के सामने घूमते हुए पूछा। अंश कुछ पल उसे देखता रहा। वो हंसी, वो मासूमियत, वो हल्की झिझक, फिर हल्के से मुस्कुराया। बहुत अच्छी लग रही हो, सोना। सोना ने ताली बजाई। हीरो ने अच्छा बोला, मतलब ड्रेस भी अच्छा। सबके चेहरों पर मुस्कान फैल गई। नेहा ने अपने मन में सोचा, कभी कभी जिंदगी खुद तय कर लेती है कि कौन किसके लिए बना है। सोना कुछ ही दिन में धीरे धीरे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स भी सुधार चुकी थी। इन 10 दिनों में अंश पर सोना कुछ अधिक ही डिपेंडेंट हो चुकी थी। चैप्टर 33। अब आगे। शाम का वक्त था। सूरज की किरणें अब शहर के कांच के टावरों पर हल्का सुनहरा रंग छोड़ रही थी। देविका शूट खत्म कर मेकअप वैन से निकल अपनी ब्लैक ऑडी की ओर बढ़ी। फोटोग्राफर्स के कैमरे अब भी क्लिक कर रहे थे, लेकिन देविका के चेहरे पर बस एक थकान थी, ग्लैमर से परे की असली जिंदगी वाली। वो अपनी कार में बैठी, स्लो म्यूजिक प्ले किया और सीट पीछे झुका दी। कुछ ही सेकंड बाद उसने इग्निशन ऑन किया और कार रोड पर दौड़ा दी। कुछ दूरी पर एक और कार धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल रही थी। वेद की। वो बिना कुछ बोले, बिना हॉर्न दिए बस देविका की कार को फॉलो कर रहा था। उसकी नजरें देविका पर नहीं, बल्कि उसके साए पर थीं। शायद वो देखना चाहता था कि वो अब भी वही पुरानी देविका है या बदल चुकी है। देविका ने अपनी कार निया और नाज क्लोथिंग हाउस के बाहर रोकी। ये वही स्टोर था जहां उसकी मॉम और बेस्ट फ्रेंड वसुंधरा ने मिलकर नया ब्रांड लॉन्च किया था। कांच के दरवाजों के पार अंदर हल्की जैज म्यूजिक बज रही थी और नियॉन बोर्ड चमक रहा था। न्यू फॉल कलेक्शन लॉन्च। वेद ने भी अपनी कार साइड में पार्क की। वो वहीं बैठा रहा, सामने के शीशे से अंदर झांकते हुए। भीतर जो दृश्य था, वो उसे कुछ पल के लिए ठहरने पर मजबूर कर गया। अंदर देविका ने एंट्री ली और तुरंत उसकी नजर सामने गई, जहां अंश सोना के लिए कपड़े चुन रहा था। उसकी हर हरकत में एक अजीब कोमलता थी, जैसे कोई बच्ची के लिए खिलौना चुन रहा हो। देविका के होठों पर शरारती मुस्कान आई। वो चुपचाप पीछे गई और अंश के कंधे पर हाथ रख बोली, वाओ, मेरा ब्रदर किसी लड़की के लिए शॉपिंग कर रहा है। अंश ने मुड़कर उसे देखा। देविका, तू यहाँ क्या कर रही है? देविका ने साइड से उसे हल्का सा हक करते हुए कहा, भाई, जब तू इतनी मेहनत से किसी के लिए कपड़े चुन रहा है, तो मैं भी तो देखूं वो कौन है जिसने हमारे सीरियस एसीपी साहब का दिल बदल दिया। अंश छिप गया। यार तू भी मॉम की तरह मत शुरू हो जा, देविका। देविका ने हंसते हुए कहा, मॉम की तरह नहीं, बहन की तरह बोल रही हूँ। अब दिखा भी दे, कौन है वो लकी गर्ल। अंश कुछ कह पाता उससे पहले ही सोना ट्रायल रूम से बाहर आई। गुलाबी कुर्ती, ढीले बाल और चेहरे पर वही मासूम मुस्कान। देविका की हंसी वहीं थम गई। वो कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों में हैरानी थी, और शायद थोड़ी दया भी। सोना ने देविका को देख ताली बजाई। देखो हीरो, परी आए। सोना इस एंगल में खड़ी थी कि वेद को बस उसकी पीठ नजर आ रही थी। देविका मुस्कुराए, पर उसके चेहरे पर एक हल्का सा सवाल था। ये लड़की कौन है? अंश ने धीरे से कहा। देविका, ये सोना है। मैं इसे केस के दौरान एक रेस्क्यू ऑपरेशन में मिला था। देविका का चेहरा कुछ पल के लिए गंभीर हो गया। उसने धीमे स्वर में कहा, और अब ये तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है ना? अंश कुछ नहीं बोला, बस सोना को देखता रहा जो मिरर के सामने खुद को देख घूम रही थी। देविका ने अंश के कंधे पर हाथ रखा। भाई, लगता है तेरा केस अब दिल तक पहुंच गया है। बाहर वेद अब भी अपनी कार में बैठा था। उसने शीशे के पार देविका की मुस्कान देखी, पर फिर चेहरा कठोर हो गया। उसने धीमे से इंजन चालू किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी, जैसे किसी अनकहे अतीत से भाग रहा हो। सगाई की शाम। चौधरी हवेली आज जगमगा रही थी। दीवारों पर झिलमिलाते फूलों के झालरें, आंगन में फैले रंगोली के रंग
और हवा में घुली चंदन की खुशबू, सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। लेकिन उस चमक दमक के बीच एक चेहरा ऐसा था जो आज भी सूना था, अन्वी का। सुनहरी लहंगा, कानों में झूलते मोती, माथे पर बारीक बिंदी, देखने वाले कहते, आज तो अन्वी राजकुमारी लग रही है। पर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो एक दुल्हन बनने वाली लड़की की होती है। उसकी मुस्कान बनावटी थी, जैसे चेहरे पर सजी हो, पर दिल में कहीं ठहरती ही न हो। शुभ अपनी फैमिली के साथ यहाँ पहुंच चुका था। चौधरी परिवार उनका स्वागत कर रहा था। कुछ देर में पंडित जी ने रस्में शुरू की। चारों तरफ शंख की गूंज, तालियों की आवाजें और कैमरे की फ्लैशेस। अनवर और करण मिलकर अन्वी को मंच तक लाए। जहां शुभ अन्वी से मैचिंग शेरवानी में सामने सोफे पर बैठा था। शुभ खड़ा हुआ और एक पल को दोनों की नजरें मिली। वो पल इतना खामोश था कि भीड़ का शोर भी जैसे थम गया। अन्वी और शुभ मंच पर बैठे थे। दोनों के बीच सजी थाल में अंगूठियों की चमक अब भी झिलमिला रही थी। आशी और करण उनके पीछे खड़े गर्व से मुस्कुरा रहे थे। अब गिफ्ट सेरेमनी शुरू कीजिए, सिमरन जी ने कहा तो सभी एक एक कर जोड़े को आशीर्वाद और उपहार देने लगे। निया, अक्ष, राज, नीति, सिमरन, हर कोई अपने हाथों में सजे गिफ्ट लेकर शुभ और अन्वी को दे रहा था। हर गिफ्ट के साथ शुभ मुस्कुराता, सिर झुकाकर थैंक यू कहता जा रहा था। पर तभी उसकी नजर भीड़ में एक चेहरे पर ठिठक गई। शुभ की मुस्कान जैसे वहीं जम सी गई। वो चेहरा धुंधले अतीत की तरह उसकी यादों से टकराया। वो लड़की जिसके माथे के पास हल्की सी चोट का निशान था, वही था। शुभ ने आधा कदम बढ़ाया ही था कि विराज ने हल्के से उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो, शुभ? वो मुस्कुरा कर बोले, लेकिन आंखों में सख्ती थी। ऐसे ही बीच में उठना अच्छा नहीं लगता बेटा, सबकी नजर तुम पर है। शुभ ने हल्की झिझक के साथ कहा। डैड, मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उसे जानता हूँ। वो धीमे से बुदबुदाया, पर विराज ने उसकी बात काट दी। सपनों में देखा होगा किसी को। फोकस करो, ये तुम्हारा दिन है। शुभ ने सिर झुकाया, मगर उसकी आंखें अब भी उसी ओर थी, जहां वो लड़की भीड़ में घबराई खड़ी थी। चैप्टर 34। अब आगे। उधर उस लड़की सोना के दिल की धड़कनें तेज थीं। इतनी सारी भीड़, कैमरे और चमकती निगाहें। वो एकदम से पैनिक हो गई। उसने अंश की ओर देखा, जो उसकी बेचैनी भांप चुका था। हीरो, अच्छा नहीं, इतने लोग। सोना जाना बाहर। उसकी आवाज कांप रही थी। अंश ने तुरंत अपनी ब्लेजर उतारी और कहा, इधर आओ। उसने उसे अपने पास खींच लिया, और सोना ने घबराहट में अपना चेहरा अंश की ब्लेजर में छिपा लिया। निया और अक्ष जो पास ही खड़े थे, सब समझ गए। अंश ने उन्हें देखा और जल्दी से कहा, डैड, मॉम, दादू, मैं सोना को लेकर बाहर जा रहा हूँ। अक्ष ने सिर हिलाया, हाँ बेटा, ले जाओ, उसे थोड़ा फ्रेश एयर चाहिए शायद। अंश ने बिना देर किए सोना का हाथ थामा और भीड़ से निकल गया। वो दोनों धीरे धीरे हॉल से बाहर निकल गए। शुभ की आंखें अब भी उसी दिशा में जमी रहीं, जहां वो एक झलक देखकर रह गया था। दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी, जैसे कोई अनकहा रिश्ता फिर से जिंदा हो गया हो। वो खुद से बुदबुदाया, क्या सच में मैं उसे जानता हूँ? और ठीक उसी वक्त हॉल के बाहर ठंडी हवा में सोना ने गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां अब भी अंश के हाथ में कांप रही थीं, और दूर कहीं शुभ की नजरें अब भी उसी दिशा में टिकी थीं, जहां से वो गायब हुई थी। वेद की नजरें देविका से हट ही नहीं रही थी, जिसने गोल्ड कलर का क्रॉप टॉप लहंगा पहना था। थोड़ी देर बाद सब लोग हंसी मजाक और गानों में मशगूल थे। सिर्फ आशी की नजरें बार बार अन्वी को तलाश रही थी। वो पास आए, मुस्कुराते हुए बोली, बहुत प्यारी लग रही हो आज, अन्वी। अन्वी ने हल्की सी मुस्कान दी, पर आंखें झुकी रहीं। आशी ने बात शुरू करनी चाहिए। देखो बेटा, रिश्ते सिर्फ रस्मों से नहीं निपटे, दिलों के जुड़ने से होते हैं। अन्वी ने जल्दी से कहा, मुझे वॉशरूम जाना है मॉम। और बिना कुछ सुने चली गई। आशी कुछ देर वहीं खड़ी रही, जैसे किसी ने उसके दिल में चुपचाप एक सन्नाटा भर दिया हो। वो समझ गई थी अन्वी उससे सिर्फ नाराज नहीं, बल्कि कहीं ना कहीं भीतर से टूटी हुई है। शुभ ने भी यह नोटिस किया कि अन्वी अपने मॉम डैड को अवॉइड करने की कोशिश कर रही है। रात गहराने लगी थी। हवेली के बाहर रोशनी अब थोड़ी धीमी पड़ चुकी थी। आशी बालकनी में खड़ी होकर शुभ को ढूंढ रही थी। वो गार्डन में अकेला बैठा था, शायद अन्वी के बर्ताव के बारे में सोचते हुए। आशी नीचे आए, उसके पास जाकर बैठी। क्या हुआ, खुश नहीं लग रहे? उसने पूछा। शुभ ने मुस्कुरा कर कहा, खुश हूँ आंटी, बस थोड़ा भावुक हूँ। पता नहीं मैं इस रिश्ते को निभा पाऊंगा या नहीं। अगर आपकी बेटी को वो प्यार ना दे पाऊं,
जो आप सब ने उसे दिया है तो माफ कर देना मुझे। आशी उसके बाल में हाथ फेर बोली, बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। शुभ ने सिर झुकाकर कहा, आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं उसका ध्यान रखूंगा। वो कुछ भी महसूस करे या न करे, मैं उसे हमेशा इज्जत दूंगा और वक्त दूंगा खुद को संभालने का, इस रिश्ते को समझने का। आशी की आंखें भर आईं। उसने उसके सिर पर हाथ रख कहा, भगवान करे तुम्हारे जैसे लड़के हर बेटी की किस्मत में आए। और हाँ शुभ, अब से मुझे आंटी मत बुलाओ, तुम मुझे मॉम कह सकते हो, जैसे अनवी कहती है। शुभ एक पल को ठिठका, फिर मुस्कुराकर बोला, जी मॉम। हवेली के आंगन में हल्की हवा चली। फूलों की खुशबू से भरा वो पल, जैसे इस रिश्ते को मौन में अपना आशीर्वाद दे रहा हो। हवेली की छत पर रात का सन्नाटा भी जैसे मुस्कुरा रहा था। ऊपर आसमान में फैले असंख्य तारे, चारों ओर हल्की सी ठंडी हवा, और बीच में ये सब। अनवी, शुभ, वेद, अनवर, देविका और अंशी, जो सगाई की सारी थकान भूलकर हंसी में खोए हुए थे। छत के कोने में रखे पुराने दिए की टिमटिमाहट में सबके चेहरे एकदम चमक रहे थे। वेद ने हाथ में चाय का कप उठाते हुए कहा, सच बताओ, इतने बड़े फंक्शन के बाद भी तुम सबको इतनी एनर्जी कैसे है? देविका ने वेद की ओर देख बोली, क्योंकि हमारा खून जोश से भरा है। हम जो हो उसे खुलकर बोलने में यकीन रखते हैं, ना कि अपने अपने दबा कर रखते हैं। उसने यह वेद को सुनना चाहा था। शुभ बोला, तुम लोगों की तो आदत है ना, हर मौके को शादी जैसा बना देना। सगाई का फंक्शन था, और डांस ऐसे कर रहे थे जैसे अगला रियलिटी शो यही शूट हो रहा है। अनवर हल्का सा हंसते हुए बोला, जीजू हम आपके ससुराल वाले हैं, थोड़ा तो इम्प्रेस करना चाहिए। शुभ बोला, मुझे इम्प्रेस करने की जरूरत नहीं, मैंने तो पहले ही सबका दिल जीत लिया है। बस तुम्हारी बहन रह गया है, वो भी जल्दी हो जाएगा। सबने एक साथ ओह किया और माहौल में फिर हंसी गूंज उठी। अंशी ने कंधे उचकाते हुए कहा, वैसे अंश भैया और सोना कहाँ हैं? अनवर ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया सोना को लेकर घर चले गए। इतनी भीड़ देखकर सोना पैनिक हो गई थी। छत पर हंसी और ठहाकों का मौसम अब और भी गाढ़ा हो गया था। हवेली की पुरानी टाइलों पर पड़े फेरी लाइट्स के हल्के सुनहरे रंग में सबके चेहरे दमक रहे थे। अनवी, शुभ, वेद, देविका, अनवर, अंशी के साथ अब सास और सिद्धि भी आ चुके थे। सास आते ही बोला, सॉरी लेट हो गया दोस्तों, तुम्हारी महफिल में आने में टाइम लग गया। सबकी निगाहें एक साथ उसके साथ खड़ी लड़की पर गईं, सादी सी जीन्स, हल्का टॉप, और चेहरे पर झिझक भरी मुस्कान। सास ने मुस्कुराकर कहा, और ये है सिद्धि, मेरी गर्लफ्रेंड। अंशी ने शरारत से भौहें उठाई, भैया, अब जब गर्लफ्रेंड मिल ही गई है, तो शादी कब कर रहे हो? सास बस हल्के से मुस्कुराया, अभी तो बस मोहब्बत शुरू हुई है, मंजिल तक थोड़ा वक्त लगेगा। सबने हंसते हुए ताली बजाई। वातावरण फिर से हल्का और मजेदार हो गया। वेद ने बोला, चलो अब कोई गेम खेलते हैं, ट्रूथ एंड डेयर कैसा रहेगा? सबने एक सुर में कहा, हाँ। कांच की बोतल बीच में रखी गई, और जैसे ही घुमाई गई, सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। बोतल घूमती रही, और आखिर रुक गई देविका पर। अनवर ने मुस्कुराते हुए कहा, देविका दी, ट्रूथ या डेयर? देविका बोली, ट्रूथ। चैप्टर 35। अब आगे। अनवर ने शरारती मुस्कान के साथ सवाल फेंका, तो फिर बताए, अपने बॉयफ्रेंड से हमें कब मिलवा रही हैं? देविका की हंसी अचानक थोड़ी थम सी गई। उसने पल भर को वेद की ओर देखा, फिर नीचे जमीन की तरफ देखते हुए बोली, पिछले साल हमारा ब्रेकअप हो गया। छत पर अचानक जैसे हवा रुक गई। हंसी की जगह कुछ सेकंड की खामोशी फैल गई। देविका ने वही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, अरे, सब ऐसे क्यों देख रहे हो? रिलेशनशिप्स आते जाते रहते हैं, छोड़ो उसे। वो मुस्कुराई, पर वो मुस्कान उसके भीतर के खालीपन को छिपा नहीं पाई। फिर बोतल को उसने खुद ही घुमा दिया। बोतल घूमती घूमती इस बार सास पर आकर रुक गई। देविका ने अपनी पुरानी शरारती टोन वापस लाते हुए कहा, सास भाई, बताए, आपको सिद्धि भाभी से प्यार कब हुआ? सास ने सिद्धि की तरफ देखा। उसकी आंखों में उस वक्त एक अजीब सी चमक थी। धीरे से मुस्कुराकर बोला, जब मैंने इसे पहली बार देखा था। सारे एक साथ चिल्लाए, हाय। सिद्धि का चेहरा एक पल के लिए लाल पड़ गया। वो हैरान थी, समझ नहीं पा रही थी कि सास मजाक कर रहा है या सच बोल गया। सास ने बस उसी मुस्कान के साथ बोतल फिर घुमा दी। इस बार बोतल घूमते घूमते आकर शुभ पर रुकी। सास ने आंखें मिचकाते हुए कहा, तो बताइए जीजू, अनवीदी से पहले आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी क्या? सारे एक साथ बोले, अब बच के कहाँ जाओगे? शुभ ने अपने हमेशा वाले चेयरफुल अंदाज में सीना चौड़ा करते हुए कहा,
नहीं भाई, मैंने किसी को भाव ही नहीं दिए, और अब तो तुम्हारी बहन के सिवा किसी को दे भी नहीं सकता। सारे एक साथ बोले, ओह, और छत फिर से हंसी से गूंज उठी। अन्वी ने सिर झुका लिया, उसके गालों पर हल्की मुस्कान फैल गई। देविका ने उसके कान के पास झुककर कहा, तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का रोमांटिक मोड ऑन हो चुका है। अन्वी ने शुभ की ओर देखा। हवा में हंसी, छेड़खानी और अपनापन घुल चुका था। दूर आसमान में चांद पूरा था, जैसे इस नए रिश्ते और इस दोस्ती की गवाही दे रहा हो। देविका ने बोतल उठाए और बोली, चलो अब देखते हैं, अगली बार किसकी बारी है। और खेल फिर से शुरू हो गया। हर घूमती बोतल के साथ रिश्ते थोड़ा और करीब आने लगे। सभी नीचे जा चुके थे। अंशी और देविका अब भी छत पर बिखरे कुशन और खाली कप समेट रही थी। ठंडी हवा बालों में उलझ रही थी, मगर माहौल में एक अनकही बेचैनी थी। वेद एक कोने में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी आवाज धीमी थी, मगर नजरों में हलचल थी। अंशी जब झूठे बर्तन लेकर नीचे गई, तो छत पर बस देविका और वेद रह गए। देविका ने कुछ देर तक चुपचाप काम किया, फिर उसकी आवाज हवा में गुली, तुम्हें कुछ कहना है क्या? वेद थोड़ा चौंका, मगर चेहरे पर किसी ने जैसे चुप्पी का ताला लगा दिया हो। मैं क्यों कुछ कहूंगा? उसने नजरें झुका ली। देविका ने धीरे धीरे झाड़ू एक ओर रखी और सीधी उसकी आंखों में झांक कर बोली, लेकिन मैं सुनना चाहती हूँ, कारण क्यों हमारे रिश्ते को बिना कुछ कहे खत्म कर दिया? वेद की आंखों में कई सवाल तैर गए, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। उसने कुछ कहने की कोशिश की, मगर होंठ बस हिले और चुप रह गए। देविका की आंखें थोड़ी नम हुई, पर उसने खुद को संभाल लिया। ठीक है, इतना कहकर वो पलटी और सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। वेद बस वहीं खड़ा रह गया, पीछे जाती उसकी परछाई को देखता हुआ, जैसे किसी अपने को फिर खो दिया हो। अगली सुबह रावल इंडस्ट्रीज मीटिंग रूम में एक गंभीर सन्नाटा था। टेबल पर कॉफी के कपों की भाप और फाइलों की सरसराहट के बीच सारांश लैपटॉप लेकर भीतर आया। वो पूरी प्रोफेशनल मुद्रा में था, शर्ट की स्लीव्स फोल्ड किए, आंखों में तेज आत्मविश्वास। उसने हर डायरेक्टर के सामने डॉक्यूमेंट रखे। रोनी सर, साज सर, ये होटल के नए ब्लूप्रिंट्स हैं। विक्रम सर, ये लॉजिस्टिक रिपोर्ट। सिद्धि मैडम, ये सस्टेनेबिलिटी एनालिसिस। सब कुछ परफेक्ट। फिर उसने दो खाली कुर्सियों के सामने फाइल रखी, शायद वहां आने वाले गेस्ट्स के लिए। दरवाजा खुला। भीतर आए मिस्टर मेहता, सफेद शर्ट, ग्रे सूट और आंखों में ठंडापन। उनकी नजरें जैसे ही सारांश से टकराईं, एक पल के लिए वक्त ठहर गया। मेहता की आंखों में अजीब सी चमक आई, गुस्से और पछतावे का मिला जुला रंग। मगर सारांश ने बिना एक पल गवाए प्रोजेक्टर ऑन किया। लेट्स बिगिन द प्रेजेंटेशन। उसकी आवाज बिल्कुल स्थिर थी। स्क्रीन पर होटल का मॉडल घूम रहा था, मगर मेहता की नजरें बस सारांश के चेहरे पर टिकी थी। हर शब्द, हर लाइन, हर रिपोर्ट के पीछे उन्हें अपने अतीत की गूंज सुनाई दे रही थी। मीटिंग खत्म हुई, लोग धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। सारांश ने फाइलें समेटी और पार्किंग की ओर बढ़ गया। वो अपनी बाइक के पास झुका, चाबी लगाने ही वाला था, तभी पीछे से भारी आवाज गूंजी, अपने बाप को इतना पराया कर दिया कि नजर भी नहीं मिला रहे। सारांश के हाथ थम गए। वो धीरे से पलटा, वहां खड़े थे मिस्टर मेहता। उनकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन सारांश की आंखों में सिर्फ सन्नाटा। वो बोला, आप यहाँ मीटिंग के लिए आए थे, अपने बेटे से मिलने नहीं? मेहता का चेहरा उतर गया। सारांश ने आगे कहा, आपका बेटा 4 साल पहले मर चुका। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, बस ठंडा, सटीक सच। मेहता कुछ कदम पीछे हटे, जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई हो। सारांश ने हेलमेट पहना, बाइक स्टार्ट की और हवा के साथ आगे बढ़ गया। पीछे बस एक पिता की खामोश आंखें रह गईं, जो देर से पछता रही थी। मिस्टर मेहता वहीं खड़े रहे। सारांश की बाइक धुएं की एक लकीर बन दूर गायब हो चुकी थी। उनके चेहरे पर न पछतावे की गहराई कम थी, न थकान। उन्होंने अपनी कोट की जेब से रुमाल निकाला, माथे का पसीना पोंछा और मुड़कर चलने लगे। तभी सामने से रोनी रावल आ गया, शांत, गंभीर और उम्र में उनसे कुछ छोटा, मगर व्यक्तित्व में मजबूत। मेहता ने उसे देखा, होठों पर हल्की मुस्कान आई जो आंखों तक नहीं पहुंची। धीरे से बोले, मेरे बेटे का ख्याल रखिएगा मिस्टर रावल। रोनी बस सिर झुकाकर खड़ा रहा। कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द गले में अटक गए। मेहता के कदम धीरे धीरे पार्किंग से बाहर निकल गए, जैसे हर कदम के साथ एक रिश्ता और पीछे छूटता जा रहा हो। चैप्टर 36। अब आगे। दूसरी ओर सारांश अपने घर पहुंच चुका था। उसने दरवाजा खोला। कमरा वैसे ही बिखरा पड़ा था जैसे उसकी जिंदगी के हिस्से।
कुर्सियों पर पड़े कपड़े, टेबल पर खुले फाइल्स, अधूरी कॉफी कप और एक कोने में पड़ा गिटार जिसे उसने महीनों से छुआ तक नहीं था। वो चुपचाप अंदर आया, कोट उतारकर सोफे पर फेंका और खुद वहीं धंस गया। कुछ पल तक छत को देखता रहा, फिर नजर अनजाने में कमरे की बिखरी हालत पर टिक गई। और अचानक उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। उसे याद आया कैसे उस दिन अंशी ने ये कमरा कुछ ही मिनटों में साफ कर दिया था। सिर पीछे टिकाया और खुद से सवाल किया, लेकिन मैं क्यों सोच रहा हूँ उसके बारे में। उसने आंखें बंद की। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी और उसके दिल की धड़कन, जो हर टिक पर एक ही नाम दोहरा रही थी, अंशी। देविका अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। सामने फैला नीला आसमान धीरे धीरे सांझ की परतों में डूब रहा था। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी, पर उसका मन उस ठंडक से बहुत दूर, कहीं एक पुराने दर्द भरे लम्हे में अटका हुआ था। उसकी उंगलियां बालकनी की रेलिंग पर टिके टिके थरथरा रही थीं। उसके भीतर कोई चुप्पा तूफान था, जो आज भी उस एक पल में जाकर ठहर जाता था। 1 साल पहले वो दिन साफ याद था। देविका ने उस शाम के लिए कितनी तैयारी की थी। क्रीम कलर की ड्रेस, हल्का परफ्यूम और वही पल इयररिंग्स जो वेद को हमेशा पसंद थे। उसके चेहरे पर उस वक्त वही चमक थी, जो किसी लड़की के दिल में तब होती है जब उसे लगता है कि अब उसकी कहानी पूरी होने वाली है। काफी शॉप के प्राइवेट एरिया में हल्का म्यूजिक बज रहा था। देविका ने अपनी घड़ी देखी। वो हमेशा वक्त पर आता है, उसने मुस्कुराते हुए खुद से कहा। और तभी वेद आया, लेकिन आज उसकी आंखों में वो मुस्कान नहीं थी जो देविका पहचानती थी। वो शांत था, जैसे कुछ सोचकर आया हो। देविका ने कुर्सी खींची। बैठो ना, आज तुम इतने सीरियस क्यों लग रहे हो। वेद ने उसकी ओर देखा। थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोला, फिर धीरे से कहा, लेट्स ब्रेक अप। सिर्फ 3 शब्द, लेकिन उन 3 शब्दों ने देविका की दुनिया की हर आवाज खामोश कर दी। वो उसे देखती रही, पहले जैसे मजाक समझा, फिर हंसकर बोली, वेद तुम पागल हो क्या। पर उसकी आंखों में कोई मजाक नहीं था, बस ठंडापन था। एक ऐसा ठंडापन जो किसी अपने से मिलने पर नहीं, किसी अजनबी से मिलते वक्त महसूस होता है। देविका ने धीमी आवाज में कहा, क्यों। वेद ने नजरें झुका ली, बस यही सही है, और उठकर चला गया। कुर्सी की हल्की खड़खड़ाहट ने देविका के दिल में जैसे कोई रेखा खींच दी थी। वो वहीं बैठी रही। कॉफी ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में तपता हुआ दुख अब भी ताजा था। उस रात उसने फोन उठाया था, 1, 2, 10 बार, पर हर बार कॉल अनआंसर्ड। और फिर धीरे धीरे वेद सिर्फ उसकी यादों में रह गया। अब 1 साल बाद वो उसी दर्द को अपनी बालकनी की ठंडी हवा में महसूस कर रही थी। क्यों किया था उसने ऐसा? ये सवाल अब भी उसकी जिंदगी का सबसे गहरा रहस्य था। देविका ने अपनी हथेली में वो पुरानी पल इयररिंग थामी, जो आज भी उसी कॉफी शॉप की याद दिलाती थी। उसकी आंखों से एक आंसू धुलककर नीचे गिरा, जैसे किसी पुराने जख्म पर आज भी वक्त की मरहम अधूरी हो। दिन बीतते जा रहे थे। अन्वी की शादी अब बस कुछ ही दिनों की दूरी पर थी। सारी हवेली में चहल पहल थी, पर किसी एक कोने में सन्नाटा भी पसरा था। वो सन्नाटा जो अन्वी के दर्द और खामोशी में छिपा था। सुबह की सुनहरी धूप चौधरी हवेली की दीवारों पर बिखरी थी। सारा आंगन हल्दी और गेंदे के फूलों से सजा था। पीले और सफेद फूलों की खुशबू हर कोने में बसी थी। चारों ओर हंसी की गूंज, ढोलक की थाप और औरतों के गुनगुनाने की आवाज। पर उस सब के बीच अन्वी की आंखों में एक खालीपन था, जिसे वो मुस्कान के पीछे छिपाने की कोशिश कर रही थी। ऊपर कमरे में अंशी उसे तैयार कर रही थी। पीले लहंगे और सफेद दुपट्टे में अन्वी किसी चांदनी में नहाई धूप सी लग रही थी। अंशी उसकी चुन्नी ठीक करते हुए मुस्कुराई। दी, आप सच में बहुत प्यारी लग रही हो, कहीं नजर ना लगे। इतना कहते हुए उसने काले टीके से कान के पीछे उसकी बलाएं उतारी। अन्वी ने हल्की मुस्कान दी, पर आंखों में वो मुस्कान नहीं उतरी। जैसे दिल कुछ कहना चाहता हो, मगर जुबान साथ न दे रही हो। नीचे आंगन में सब इकट्ठा थे। रत्ना देवी सबसे पहले आगे बढ़ी, हल्दी का थाल उठाया और अन्वी के गाल पर हल्दी लगाई। हमारी पोती अब दुल्हन बनने जा रही है, उन्होंने कहा, मगर स्वर में अपनापन कम, रस्मों का भार ज्यादा था। उनके बाद सिमरन जी, नीति, श्री, निशी, अंशी, नट्टू, निया, नाज और राही, ऋषि और रोनी की बहन, निया और निशी की भाभी, सभी ने एक एक कर अन्वी के गालों, माथे और हाथों पर हल्दी लगाई। पीले रंग से उसका चेहरा जैसे चमक उठा, पर दिल अब भी उसी बोझ से भारी था। जब आशी और करण आगे आए, अन्वी की आंखों से 2 बूंद आंसू ढलक पड़े। उसने दोनों का हाथ पकड़ अपने गाल पर रख लिया।
जैसे उनके स्पर्श से कोई जवाब ढूंढ रही हो। करण और आशी दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में सवाल था, क्या ये वही खुशी है जिसकी हमने कामना की थी? आशी ने अन्वी के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा, कोई बात है जो तुझे परेशान कर रही है? अन्वी बस चुप रही, सिर झुका लिया। आशी का दिल बैठ गया, उसने सीधे कहा, अगर तुझे इस शादी से खुशी नहीं है, तो बोल दे। अभी इसी वक्त हम ये रस्म रुकवा देते हैं। इतना सुनते ही रत्ना देवी ने अपनी चिरपरिचित तीखी आवाज में कहा, सबकी बेटियां शादी करती हैं, ये कोई अलग नहीं है। क्या इसे अब यही बैठाकर रखने का इरादा है? हवा में तनाव घुल गया। सिमरन जी ने तुरंत स्थिति संभाली। आशी बेटा, रहने दो। दुल्हनें हमेशा नर्वस होती हैं। शादी का दिन करीब होता है तो ऐसा ही लगता है। आशी ने धीरे से सिर हिलाया, पर दिल को तसल्ली नहीं मिली। रत्ना देवी ने फिर तीखा ताना कसा, इसे तो वो एहसास कभी हुआ ही नहीं होगा जो बाकी औरतों को होता है। याद है ना, जब पहली बार इस गांव की पंचायत में आई थी? बस बोली थी, ये मेरा पति है, और इस घर की बहू बन बैठी थी। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब आशी पर थीं। करण ने तुरंत आगे बढ़कर उसकी हथेली थाम ली। उसकी आवाज में ठहराव था, मगर शब्दों में सच्चाई। शादी हमने दोनों ने अपनी मर्जी से की थी, बुआ जी। इसका मतलब ये नहीं कि गलती सिर्फ आशी की थी। और जहां तक एहसास की बात है, वो एहसास हम दोनों को हुआ था। बस आप लोगों ने कभी समझने की कोशिश नहीं की। रत्ना देवी ने कुछ कहना चाहा, पर शब्द गले में अटक गए। अन्वी ने एक नजर आशी और करण पर डाली। उसकी आंखों से फिर एक आंसू टपक पड़ा। शायद उसने पहली बार महसूस किया कि रिश्तों का रंग हल्दी से भी गहरा होता है, और उसकी महक हर दिल में अलग तरह से बसती है।